बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो ब्रिटेन का जो संविधान है वहाँ सम्राट एक शब्द है और दूसरा राजमुकुट है, उसमें क्या अंतर है। देखिए, यथार्थ में राजा वह व्यक्ति होता है जो उन शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका प्रतीक राजमुकुट होता है, जबकि राजमुकुट शासन का प्रतीक है। प्राचीन काल में भी यही अंतर था, पर उस समय इसका कोई वैधानिक यानी कानूनी महत्व नहीं था, क्योंकि उस समय राजा व राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा राजमुकुट था तथा राजमुकुट राजा था, और राजमुकुट की सभी शक्तियों का प्रयोग राजा स्वयं करता था। पर राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण के फलस्वरूप राजा व राजमुकुट के भेद का बड़ा महत्व हो गया है, यानी उनमें अंतर किया जाने लगा है। और उस अंतर को हम स्पष्ट करते हैं बिंदुओं के अंतर्गत। पहला बिंदु है राजमुकुट एक संस्था है तथा राजा एक व्यक्ति है। राजा और राजमुकुट में एक बड़ा अंतर यह है कि राजा एक व्यक्ति है और राजमुकुट एक संस्था है। उसको हम एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑफिस बोल सकते हैं। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर ब्रिटेन में अब वैधानिक राजतंत्र है, यानी सीमित राजतंत्र है। इसका अभिप्राय यह है कि पहले जो शक्तियाँ और विशेषाधिकार राजा को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त थे वे अब राजमुकुट यानी क्राउन में ट्रांसफ़र हो गए हैं। वहाँ एक विद्वान है ओक, उनके अनुसार आजकल क्राउन एक संस्था, एक कार्यालय, एक कृत्य बन गया है, यानी एक कार्य बन गया है। उनके ही शब्दों में क्राउन वह संस्था है जिसका धीरे धीरे वे सभी परंपराएं, परमाधिकार और शक्तियाँ उसको हस्तांतरित की गई हैं जो कभी व्यक्तिगत रूप से राजा को हुआ करती थी। क्राउन रूपी संस्था में राजा या रानी, मंत्री एवं संसद तीनों शामिल हैं। तो बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो क्राउन होता है वो एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जिसमें राजा या रानी, मंत्री एवं संसद ये तीनों उसमें इंक्लूड होते हैं। दूसरा अंतर है वो राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर है। क्योंकि व्यक्ति होने के नाते राजा मरता है और मरते रहते हैं, परंतु राजमुकुट जो एक संस्था है वो अमर है, वो चलती रहती है। हेनरी, एडवर्ड या जॉर्ज मर सकता है, लेकिन सम्राट इन सबसे अधिक जीवित रहता है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑफिस है, वो चलती रहेगी। इसका अभिप्राय भी यही है कि सम्राट व्यक्ति के रूप में तो मर सकता है, लेकिन उसका जो पद है जिसे हम राजमुकुट कहते हैं वो तो चलता रहेगा। तीसरा अंतर है राजा मूर्तिमान है, राजमुकुट अमूर्त है, यानी राजा का तो एक शरीर होता है, लेकिन जो राजमुकुट है वो एक अमूर्त विचार है, एक अवधारणा है, यानी वो दिखाई नहीं देता, एक पद है, फिजिकली दिखाई नहीं देता, वह एक अदृश्य चीज़ है। तीसरा जो अंतर है वो राजा राजमुकुट का अंग है। हम पहले भी देख चुके हैं कि राजमुकुट एक बड़ा शब्द है, उसके अंतर्गत राजा या रानी, मंत्री एवं संसद तीनों आ जाते हैं। तो राजमुकुट एक बड़ी चीज़ है और राजा उसका एक पार्ट हो गया। तो ये तीसरा अंतर है। नेक्स्ट जो अंतर है वो राजमुकुट के पास विशाल शक्तियाँ हैं, राजा केवल एक रिवाज के तौर पे प्रधान है। कि राजमुकुट ब्रिटिश संविधान की ऐसी आधारशिला है जिसके ऊपर संपूर्ण संविधान टिका हुआ है। राजमुकुट की शक्तियाँ बहुत अधिक हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राजा व्यक्तिगत रूप से नहीं करता है। यदि वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं ही करने लगे तो वह नामात्र के रस्मी प्रधान होने के स्थान पर अत्यंत शक्तिशाली शासक हो जाएगा। नेक्स्ट जो अंतर है वो है राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्री करते हैं, मंत्रियों के सलाहानुसार ही वो कार्य करता है। नेक्स्ट जो अंतर है वो सम्राट वैयक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट का रूप वैयक्तिक है, राजमुकुट का रूप जो है वो कलेक्टिव है, यानी सामूहिक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति नहीं होकर के अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में राजा, संसद, मंत्रिमंडल और लोक सेवा के सदस्य शामिल होते हैं। अब हम राजमुकुट शब्द का अर्थ देख लेते हैं। राजमुकुट जो है वो राज्य सत्ता का प्रतीक है, जिसे राजा राजपद पर आरूढ़ होते समय अपने मस्तिष्क पर धारण करता है, अपने मस्तक पर धारण करता है। आजकल राजमुकुट ने कानूनी महत्व ग्रहण कर लिया है। राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है तथा इसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद और मंत्रीगण शामिल हैं।
हम पहले भी बता चुके हैं कि राजमुकुट जो क्राउन शब्द है उसमें संसद भी आ जाती है, मंत्री भी आ जाते हैं और राजा या रानी भी आ जाती हैं। हरमन फाइनर ने लिखा है कि क्राउन राजनीतिक शक्तियों के असली केंद्रों के ऊपर एक अलंकृत उपाधि है। हम राजमुकुट की शक्तियों पर चलते हैं, उसके कार्यों पर चलते हैं। राजमुकुट की शक्तियों के दो स्रोत हैं, एक तो विशेषाधिकार हैं और दूसरा संविधि यानी स्टैच्यूएट। विशेषाधिकारों की बात करते हैं तो उसके 6 प्रकार के विशेषाधिकार हैं उसको। संसद को आमंत्रित, स्थगित और भंग करने का। दूसरा है मंत्रियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का। तीसरा जो है वो है नए पीयर बनाने का। नेक्स्ट जो है वो युद्ध की घोषणा करना अथवा संधि करने का। फिर है अपराधियों को क्षमा करने का और छठा है नियमों को स्थापित करने का। दूसरे प्रकार की उसकी शक्तियों का स्रोत संविधि होती है, यानी संसद जो कानून बनाती है उसको संविधि कहा जाता है। सम्राट की शक्तियों का दूसरा स्रोत वे कानून है जिसके द्वारा समय समय पर संसद ने राजमुकुट की शक्तियों की परिभाषा की है, उनमें कटौती की है अथवा उन्हें सीमित या व्यापक बनाया है। उनमें से कुछ शक्तियाँ इस प्रकार हैं, जैसे विभिन्न प्रशासकीय विभागों के संचालन से संबंधित अधिकार, स्थानीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार आदि। अब हम राजमुकुट की शक्तियों पर चलेंगे। 4 प्रकार की शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और धार्मिक शक्तियाँ। राजमुकुट की कार्यकारी शक्तियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि वह राष्ट्रीय कानूनों का पालन करवाता है, वह प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को अपॉइंट करता है, वह अन्य उच्च प्रशासकीय अधिकारियों तथा न्यायाधीशों को भी नियुक्त करता है, जजेस को, और साथ में कुछ उच्च एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को। वह न्यायाधीशों को छोड़ अन्य अधिकारियों को अपने पद से हटा भी सकता है। वह सेना का चीफ माना जाता है। वह शासन पर नियंत्रण रखता है। इंग्लैंड के विदेशों से संबंधों का संचालन उसी के नाम से होता है। वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूत, वाणिज्य दूत जो होते हैं, कॉन्सुलेट, उनको नियुक्त करता है। वह अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्रों को ग्रहण करता है। वह उपनिवेशकों के शासन की देखभाल करता है। वह उपनिवेशों के गवर्नरों तथा अन्य उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखरेख तथा नियंत्रण करता है। तो इस तरीके से ये उसकी हैं। अब हम चलते हैं राजमुकुट की विधायी शक्तियों पर। राजमुकुट को कुछ व्यवस्थापन शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वस्तुतः ये शक्तियाँ राजमुकुट व संसद की सम्मिलित रूप में हैं, जॉइंटली हैं, यानी दोनों मिलकर के जो है वो इसका उपयोग करते हैं। वैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा से संसद करता है, यानी राजमुकुट संसद को बुला सकता है और भंग भी कर सकता है। वह नए पीयर बनाने की अपनी शक्ति के द्वारा कानून निर्माण पर भी प्रभाव डाल सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की सैंक्शन भी जरूरी है। सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण देता है। राजमुकुट अध्यादेश निकाल सकता है। वह उपनिवेश के संबंध में घोषणा करता है। राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम तथा उपनियम बनाता है। अब हम उसकी कुछ न्यायिक शक्तियों की चर्चा करते हैं। राजमुकुट न्याय का भी स्रोत है। वह सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा स्थापित किए जाते हैं। राजमुकुट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट विचार करता है। राजमुकुट प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की राय पर उपनिवेशों तथा कुछ डोमिनियनों से आने वाली अपीलों को भी सुनता है और दंड के अधिकारों का भी प्रयोग करता है और क्षमा के अधिकारों का भी प्रयोग करता है। अब हम उसकी धार्मिक शक्तियों पर चलते हैं। राजमुकुट कुछ धार्मिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन चर्च राज्य के अवयव रूप में हैं। उनका नियंत्रण राजमुकुट अथवा संसद द्वारा ही होता है। इंग्लैंड के स्थापित चर्च के प्रमुख होने के नाते वह कैंटरबरी तथा यॉर्क आर्च बिशपों, मिशनों तथा अन्य चर्चों के पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। राजा की अनुमति से ही चर्च और इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा की समस्त कार्यवाहियाँ होती हैं। सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन संबंधी विषयों का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। इसको कुछ उपाधियाँ संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। क्राउन को सम्मान या का स्रोत भी माना जाता है। वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियाँ प्रदान करता है। ये उपाधियाँ वर्ष में 2 बार विशेष सेवा के लिए प्रदान की जाती हैं। तो इस तरीके से ये राजमुकुट की शक्तियाँ थीं। अब हम देखते हैं कि जो शासन में राजा या रानी है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है।
तो निम्न शीर्षकों के अंतर्गत हम उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वो नॉमिनल हेड है, वो वास्तव में कार्य नहीं करता है। दूसरा जो है वो गोल्डन जीरो है, उसका नाम बहुत बड़ा है, सारे कार्य उसके नाम से होते हैं, लेकिन वास्तव में जो है वो उतना प्रभावी नहीं है। सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता है। सम्राट के गति पे कुछ विशेषाधिकार भी हैं, सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जो उसकी वास्तविक स्थिति को दर्शाती हैं। अब हम चलते हैं कि जो इंग्लैंड में राजपद है उसका औचित्य क्या है। तो कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे इंग्लैंड में राजतंत्र लोकतंत्र का समर्थक बन गया है। इंग्लैंड से निरंकुश राजतंत्र का रूपांतरण संवैधानिक राजतंत्र में हुआ है। राजा ने इस रूपांतरण का कभी विरोध भी नहीं किया, वरन उसने इस कार्य के रूप देने में सहायता दी है। दूसरा जो राजपद का जो औचित्य है या महत्व है या उपयोगिता है वो ये है कि राजा की राजनीतिक निष्पक्षता। यानी इंग्लैंड में जो राजा है वो किसी राजनीतिक दल का साथी जो है वो नहीं है। विविध दल जब शक्ति प्राप्त करके सरकार बनाते हैं तो वो उनका समान रूप से स्वागत करता है। अंततः सब राजनीतिक दल भी उसका समान रूप से आदर करते हैं। तीसरा जो है अंग्रेजी जो जाति है, अंग्रेज जाति राजतंत्र के पक्ष में है। एक लेखक के अनुसार जेम्स प्रथम के राज्यकाल के बाद ब्रिटिश राजतंत्र कभी सुरक्षित नहीं था जितना कि आज है, और नए इतिहास में आज के जैसा उसे कभी सम्मान प्राप्त हुआ है। राजपद के सतत अस्तित्व का कारण ब्रिटिश जनता की रूढ़िवादिता है। इंग्लैंड के लोग स्वभाव से ही रूढ़िवादी हैं। ये अपनी प्राचीन संस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार का क्रांतिकारी जो है परिवर्तन पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है वो राजतंत्र के पक्ष में जनमत का परिवर्तन। वर्तमान में जनमत राजतंत्र के पक्ष में है। इसका एक कारण तो सम्राट जो हैं उनका व्यक्तित्व है। महारानी विक्टोरिया का शासनकाल बड़ा सुदीर्घ और एकनिष्ठ रहा था। सन 1870 के बाद देश ने उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मानने भी लगा था और उन पर गर्व भी करने लगा था। एडवर्ड सप्तन ने अपनी हंसमुख प्रकृति के कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में योगदान दिया है। नेक्स्ट जो है वो निष्पक्ष और निर्दलीय निर्णायक रहता है, वो दलबंदी से दूर रहता है। इसके साथ साथ वो है अपने अनुभव तथा राजनीतिक ज्ञान के बल पर मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन करता है, उसका स्थायी परामर्श जाता है। संसदीय प्रणाली में राजा एक आवश्यकता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के एक संवैधानिक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। राजा उस आवश्यकता की पूर्ति करता है। नेक्स्ट जो है राजा उपयोगी है। व्यक्तिगत रूप से सम्राट कुछ ऐसे कार्यों को पूरा करता है जिन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। वह स्वयं विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, उद्घाटन के समय उद्घाटन भाषण देता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में राजपद को बनाए रखने से अनेक लाभ हैं। यही कारण है कि ज्यों त्यों राजतंत्र की प्रगति हो रही है त्यों तो वहाँ राजतंत्र की जड़ें और भी मजबूत होती जा रही हैं। धन्यवाद।